नमस्कार। मैं सच्चिदानंद कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट्स जर्नी चैनल पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 8वीं कक्षा का अध्याय 2। इसमें व्यापार से साम्राज्य तक अर्थात अंग्रेजों के भारत में आगमन और उसके साम्राज्य विस्तार तक घटनाओं को हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। और यह जो अध्याय है यह मुख्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा विशेष अध्याय के रूप में भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी तथ्य हैं सारे के सारे बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, सीटेट, स्टेट, तमाम तरह के क्षेत्रीय जो परीक्षाएं हैं अन्य स्टेट्स की भी उसके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों का आगमन से लेकर के पूरे साम्राज्य विस्तार तक के कहानी मिलती है। तो इसका हम अध्याय का संक्षिप्त सार के रूप में अध्ययन करते हैं। पहले कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी। इनमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और डैनिश प्रमुख थे। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आए थे। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में सबसे अंत में आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पहले आए थे और ये सबसे बाद में भारत से गए। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए और व्यापार करने के उद्देश्य से आई हुई इस कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और सैन्य शक्ति के बल पर पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस अध्याय में हम लोग प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का 1764 में हुआ था। ये सभी युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। दीवानी अधिकार, अंग्रेजों को इस दोनों युद्ध में विजय हासिल होने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। सहायक संधि भी इसी अध्याय में पढ़ेंगे और लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का जो सिद्धांत था उसका भी अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। परीक्षा के लिए अगर महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखते हैं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जानते ही हैं। ये 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में जो शासक था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इस युद्ध का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, जो बंगाल का गवर्नर था। 1764 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बक्सर का युद्ध जो इसमें अंग्रेजी की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था, जबकि भारत के शासकों की तरफ से संयुक्त सेना थी। इसमें अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी कि अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुआ और इसी युद्ध के बीच बाद कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव अस्थायी रूप से पड़ गई थी और भारतीय राजनीति से लेकर तमाम तरह के मुद्दों में उनका हस्तक्षेप पूरी तरह से बढ़ गया था। इसी में पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जो सहायक संधि को शुरू किया था। और सहायक संधि को शुरू करने वाला अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो राज्य था वो सतारा, हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर, अवध, ये सब जो राज्य थे लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य थे। और हालांकि यह जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि अपनाया गया था यह भारत में प्रथम बार नहीं था। इससे पूर्व भी जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसके द्वारा इसको अपनाया गया था। इंदौर के जो होलकर था इसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था और उसके अतिरिक्त
अधिकांश जो क्षेत्र थे या कह सकते हैं कि राज्य थे, उन्होंने साख संधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। हैदराबाद साख संधि को स्वीकार कर ही लिया था, मैसूर भी कर लिया था, तंजौर भी कर लिया था, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी आदि राज्य जो थे साख संधि को आसानी से स्वीकार कर लिए थे। लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था, यह 1848 से 1856 के ईस्वी के बीच में भारत का गवर्नर जनरल रहा था और इसने पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में कर लिया था और इसी ने जगत प्रसिद्ध यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा, कोहिनूर हीरा था, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। तीसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद सिखों की बुरी तरह हार हुई थी और वो सिख क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया था क्योंकि उसने वहां अधिकार करने के लिए 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह से डलहौजी जो सबसे खतरनाक सिद्धांत अपनाया गया था वेबगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके कारण ये सबसे अधिक याद किया जाता है डलहौजी। और इसके तहत सर्वप्रथम 17 1848 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर जो उड़ीसा में है, 1849 ईस्वी में हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी शासन में मिला लिया और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के समय में वुड्स डिस्पैच को लागू किया गया था 1854 ईस्वी में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसके तहत लॉर्ड कैनिंग के समय में जब 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी प्रथम रेल चलाई गई थी। अगर इसके समय में अन्य कार्यों को देखा जाए तो 1854 में इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लाया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इसी समय में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ था 1854 में ही। इसने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था अंग्रेजों का। तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजों के शासन में ये लॉर्ड डलहौजी का एक शासन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण शासन काल था और जिसने भारतीय कई राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने का काम किया। और इसके अतिरिक्त लॉर्ड कैनिंग जब आया उसकी तो 1856 से 1862 के बीच में, तो ये भारत कंपनी का नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसी समय में 1857 की क्रांति हुआ था और इसके बाद भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में दे दिया गया था। हम इस अब अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था और इसी के तहत ही उन्होंने अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और पहला जो कंपनी का जो अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था और 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था वो रेड ड्रैगन उसका नाम था। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला जो व्यापारी कोठी खोला था मछलीपट्टनम में, 1611 में खोला था। और जहांगीर से एक फरमान जारी होने के बाद या फरमान प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी खोला था। तो इस तरह से देखते हैं कि
पश्चिमी तट पर 1613 में और पूर्वी तट पर 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अपनी व्यापारिक कोठी खोला गया था। 1615 में जेम्स प्रथम जो है सर थॉमस रो को अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और यह अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उत्तर है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य शुरुआत में था वो सिर्फ व्यापार करना था और उसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में धर्म प्रचार, शासन, सभी क्षेत्रों में ये अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो इसके साथ गद्दारी कर लिया था और अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गया था और जो नवाब का जो वफादार था कुछ मोहनलाल, मीर मर्दान, ये सब लड़ते हुए मारे रह गए। प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, जो कंपनी का गवर्नर था। कंपनी के द्वारा नियुक्त एक गवर्नर था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? ये भी हम लोग जानते हैं, सिराजुद्दौला था। और जैसा कि जानते हैं सिराजुद्दौला एक बहुत ही सशक्त राजा था और अंग्रेजों की जो उद्देश्य था उसको रोकने में ये सफल हो रहा था और ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के उद्देश्य को प्राप्त करने में ये बाधक बन रहा था। इस कारण से अंग्रेज इसको हटाने के लिए इसके जो सेनापति थे उसके साथ मिल करके इसके साथ धोखा कर दिया और इसे पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? ये भी हम लोग जान गए हैं, मीर जाफर ही सेनापति था जो अभी भी अगर किसी के साथ छल कपट या धोखाधड़ी का जब उपाधि देना रहता है तो मीर जाफर के रूप में उसको उपाधि दिया जाता है कि गद्दार के रूप में जब उसको साबित करना रहता है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ये अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किन से हुआ? अभी जस्ट चर्चा की है, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुआ? जब 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय नवाबों, भारतीय शासकों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, तब इनका विरोध करने वाला कोई नहीं रहा और वो इनके साथ संधि करने के लिए मजबूर हो गए और इसी संधि के तहत दीवानी अधिकार जो है 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी इनके अधिकार में आ गया। दीवानी का अधिकार अर्थ हो जाता है राजस्व वसूली का अधिकार, क्योंकि उनका मुख्य मकसद ही था राजस्व वसूली करना, पैसा कमाना, भारतीय धन को लूटना, और इस मकसद में वो इस युद्ध के बाद सफल हो गए। सहायक संधि, तो सहायक संधि किसने अपनाया था? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली था इसको सहायक संधि को अपनाने वाला। लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जिसे हड़प नीति कहते हैं, इसको लागू करने वाला शासक कहते हैं, ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अंतर्गत मिल गया था? तो झांसी को मिला लिया था। झांसी को कब मिलाया था? सबसे पहले सतारा को मिला था 1848 में और झांसी को मिला लिया था 1853 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया?
तो जब अंग्रेज आए थे उसमें भारत का जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो कृषि उत्पादन के लिए क्योंकि इधर की इस क्षेत्र की मृदा जो थी उपजाऊ थी और ये राजस्व के दृष्टिकोण से पूरे भारत में सबसे अधिक धनी था। और इस कारण से अंग्रेजों ने दक्षिण के क्षेत्र से आकर के इस क्षेत्र को, बंगाल के क्षेत्र को अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया और सबसे पहले इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो देखते हैं कि टीपू सुल्तान का जो पिता था हैदर अली था और ये 1761 में मैसूर का शासक बना था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो संधि हुआ था, मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया था और उसके बाद में इस युद्ध का कमान इसका बेटा जो था टीपू सुल्तान संभाल लिया था। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर था वो इस युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ था। और टीपू सुल्तान को उसके नेतृत्व के कारण उसे शेर मैसूर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई? तो मराठों की जो अंतिम हार माना जाता है कि ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और ये बालाजी बाजीराव उस समय मराठा पेशवा थे और जिनको नाना साहब भी कहा जाता था। इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हो गया था और इस हार को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाए थे और उनका 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। माधव राव नारायण प्रथम 1761 में ही पेशवा बना और इसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किसके बाद हुआ? तो महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब राज्य के सबसे महान राजाओं में से एक थे, उनकी मृत्यु के बाद में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, खास जब लॉर्ड डलहौजी का शासन आया था उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति नौसैनिक एवं सैन्य शक्ति थी, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में अंग्रेजों से बड़ी एवं शक्तिशाली नौसैनिक एवं सैन्य शक्ति किसी देश के पास नहीं था। और इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से या अन्य कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश पूरे दुनिया के अधिकांश देशों पर राज कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ी शक्ति नौसेना एवं सैन्य शक्ति था। बक्सर का युद्ध किस कारण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उससे मिल गया था इस युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय का जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? इसका संदेश है कि व्यापार के माध्यम से अंग्रेज धीरे धीरे भारत में राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आया था वो व्यापार करने के लिए, लेकिन वो बन गया यहाँ का राजा बन गया। कुछ फैक्ट्स जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। उसी तरह डच जो है डच आया था 1602 में। डेनिस आया था 1616 में। और फ्रांसीसी, अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा भारत पर, तो ये 1664 में भारत में आया था। और स्वीडिश सबसे अंतिम आया था
1731 में आया था। प्लासी का युद्ध क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला भारतीय नवाब था बंगाल का, और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव जो है गवर्नर था कंपनी का, और इसमें कंपनी के यानी कि क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला पराजित हो गया था, क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफर इसके साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच में हुआ था। इसमें भारतीय शासकों में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों के सेना के साथ युद्ध की। इसका नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था, और दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का एक गवर्नर था। प्लासी का नायक बना, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जो प्लासी के युद्ध में मारा गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था जो इसके साथ विश्वासघात किया। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो सहायक संधि को भारत में लागू किया था। इससे पूर्व डुप्ले लागू कर चुका था सहायक संधि को। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को भारत में लागू किया, जो सबसे इसका कुख्यात नीति था, और इसके लिए सबसे अधिक रूप से डलहौजी इसी नीति के रूप में जाना जाता है, और इसके कई भारतीय राज्यों को इस नीति के तहत मिला लिया था। और मैसूर का शासक था, और इसने अंग्रेजों को युद्ध में पराजित भी किया, लेकिन चतुर्थ युद्ध में, अंग्ल मैसूर युद्ध में, ये शहीद हो गया, मारा गया। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, और इसकी मृत्यु के बाद पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया गया। दोस्तों, आज क्लास 8वीं कक्षा के दूसरे अध्याय में हम लोग देखें कि बहुत सारे फैक्ट्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, और शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस जो अध्याय है 8वीं कक्षा का एनसीईआरटी का इतिहास के जरूर पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद 5 मिनट इसको मनन करने का प्रयास करें, ताकि अस्थायी रूप से आपको याद हो जाए और भविष्य में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। दोस्तों, ये देख रहे होंगे एक लोगो इस पर है, पैदल चलो। पैदल चलो का अर्थ है कि बेसिक को क्लियर करते हुए चलें, पैदल चलें, सफलता मिलेगी और अस्थायी रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। पैदल चलें, सफलता मिलेगी और अस्थायी रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।